नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह के पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। I2U2 ने अपनी पहली बैठक में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दीर्घावधि और विविध प्रकार के खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और प्रबंधन में नवाचार पर विचार विमर्श। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी 18 से 59 वर्ष के पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। केंद्र ने वस्त्र के क्षेत्र में कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका की जनता की समृद्धि और प्रगति के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में काम करेगा। साइना नेहवाल, PV सिंधु और HS प्रणय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की खराब शुरुआत, आधी टीम पवेलियन लौटी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 जल, ऊर्जा, पर्यावरण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। I2U2 की आज पहली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूह के देशों ने मानवता की भलाई के लिए कौशल और अपने सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की है। I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है। I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया गया। संयुक्त बयान में कहा गया कि दीर्घावधि और विविध प्रकार के खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और प्रबंधन में नवाचार पर विचार विमर्श हुआ। पश्चिम एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए निजी पूंजी निवेश और विशेषज्ञता, ढांचागत सुविधा और उद्योगों के विकास के लिए न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन तकनीक अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैक्सीन की उपलब्धता और संपर्क बढ़ाने पर भी बल दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात भारत में समन्वित खाद्य पार्क की श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। इसमें अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में न्यूनतम कचरा, शुद्ध जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। भारत इस परियोजना के लिए समुचित भूमि और सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इन फूड पार्कों से किसानों को भी जोड़ा जाएगा। अमेरिका और इजरायल के विशेषज्ञ नवाचारी उपायों से इस परियोजना को समृद्ध करेंगे। इससे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में फसलों की अधिकतम उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट की पवन और सौर ऊर्जा की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना में निवेश करेगा। अमेरिका की व्यापार और विकास एजेंसी ने इसके लिए $333 करोड़ की सहायता दी है।
इजरायल और अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे। इससे भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के नेताओं के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्थक बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने के बारे में बहुत ही रचनात्मक और ठोस वार्ता हुई। The Prime Minister had a frank and a very purposeful conversation with the other I2U2 leaders on strengthening economic ties in our respective regions and beyond. The summit had a very positive, constructive and tangible agenda, which included discussions on promoting specific joint projects and also discussions on common sectoral area for the benefit of our respective countries as also for our regions. श्री क्वात्रा ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में I2U2 समूह की परिकल्पना सामने आई थी। ये समूह बनाने का उद्देश्य आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र से पूंजी को बढ़ावा देना है। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव कल से शुरू होगा। विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विशेष कोविड टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। श्री भूषण ने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 8% लोगों और 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 27% लोगों को एहतियाती टीके लगना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे सभी व्यक्ति एहतियाती खुराक के पात्र हैं जिन्हें दूसरा टीका 6 महीने पहले लगा था। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पुतनिक वी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। स्पुतनिक वैक्सीन की एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों की कार्यक्षमता भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन की एहतियाती खुराक लेने वालों की संख्या केवल 5% है। श्री भूषण ने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन लगाने वाले निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों को दूसरी और एहतियाती खुराक लेने वाले लाभार्थियों से संपर्क करना चाहिए। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है। भारत में भी जन स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त बनाना होगा और बीमारी से निपटने की पूर्व तैयारी करनी होगी। केंद्र ने अस्पताल, डॉक्टर और रोग निदान केंद्र सहित सभी संबद्ध पक्षों से नियमित तौर पर मंकी पॉक्स के नियंत्रण के लिए हर स्तर पर कार्य करने को कहा है। स्क्रीनिंग दलों से सभी प्रवेश मार्गों पर संदिग्ध रोगियों की पहचान और जांच करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि पंजीकृत डॉक्टर की निदान पर्ची के आधार पर ही आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की बिक्री करें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस बारे में परामर्श जारी किया है। उपभोक्ता, खाद्य और वितरण मंत्रालय ने कहा है कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर इन दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। केंद्र ने वस्त्र क्षेत्र में रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि कर राहत की दरें पहले की तरह जारी रहेंगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष नरेन गोयनका ने कहा कि सरकार के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से स्थायी नीति बनाने में सफलता मिली है, जिससे रोजगार और निर्यात बढ़ा है। श्री गोयनका ने कहा कि सरकार की कर राहत योजना से कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के अनेक उद्यमियों ने परिधान निर्यात में रुचि दिखाई है। भारत का निर्यात इस वर्ष जून में लगभग $65 अरब रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 22% अधिक है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात 1 खरब 90 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इस वर्ष जून में देश का कुल आयात 82 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 55% अधिक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भर्ती योजना के अनुसार रिक्त पदों को भरने की प्रगति में समन्वय के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की थी। श्री मोदी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में भर्ती करने के निर्देश दिए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों से अगले वर्ष के अंत तक रिक्तियों को भरने के लिए योजना तैयार करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकसभा सचिवालय ने किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और केवल उन्हीं शब्दों को हटाया जाएगा जो असंसदीय प्रकृति के हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने अपनी नई पुस्तिका में कई शब्दों को असंसदीय शब्दों के रूप में सूचीबद्ध किया। इसके बाद संसद के कुछ सदस्यों और राजनीतिक दलों ने कई शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की। श्री बिड़ला ने कहा कि शब्द के बजाय संदर्भ महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि सदन की कार्यवाही के दौरान किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो असंसदीय है तो उसे हटा दिया जाएगा। जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है जो 1959 से चल रही है। पीठासीन अधिकारी उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रपति पद की गरिमा को धूमिल करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के प्रति अभद्र टिप्पणी को एक अस्वस्थ राजनीति का प्रतीक बताया। श्री भाटिया ने बल देकर कहा कि द्रौपदी मुर्मू जनजातीय महिला हैं और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर इस मंजिल तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और कई विपक्षी दल उनका समर्थन कर रहे हैं। इस बीच सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई का दौरा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायकों और सांसदों तथा गठबंधन सहयोगियों से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुश्री मुर्मू को राज्य के 200 विधायकों के वोट प्राप्त होने का आश्वासन दिया। शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने सुश्री मुर्मू से भेंट की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम तथा सर्व सुरक्षा और विकास सागर की भारत की नीति में शांति, समृद्धि और स्थिरता महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की नीति से स्पष्ट है कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। भारत श्रीलंका की जनता की समृद्धि और प्रगति के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के आर्थिक कठिनाई के दौर में अपने पड़ोसी देश की जनता की सहायता के लिए आगे आया है। श्री बागची ने कहा कि भारत ने इस वर्ष श्रीलंका को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता के लिए 3 अरब 80 करोड़ की सहायता दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया कि राष्ट्रपति गोटाबये राजपक्ष को श्रीलंका से बाहर निकालने में कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कोई भूमिका निभाई। उधर राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्ष ने संसद के अध्यक्ष को ईमेल के जरिए त्यागपत्र भेज दिया है। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष के कार्यालय ने राजपक्ष के इस्तीफे की पुष्टि की है। राजपक्ष सऊदी अरब एयरलाइंस के विमान से आज मालदीव से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर सरकार ने कहा है कि श्री गोटाबया राजपक्ष निजी यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार राजपक्ष ने शरण नहीं मांगी है और न ही कि उन्हें किसी तरह की शरण दी गई है। श्रीलंका में इस महीने की 9 तारीख को राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति निवास पर कब्जा करने की घटना के बाद राजपक्ष और उनकी पत्नी मालदीव चले गए थे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति पद का पदभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों के कब्जे को देखते हुए उन्होंने सेना को निर्देश दिया कि देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करें।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह के पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। I2U2 ने पहली बैठक में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया। संयुक्त बयान में कहा गया कि दीर्घावधि और विविध प्रकार के खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और प्रबंधन में नवाचार पर विचार विमर्श। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी 18 से 59 वर्ष के सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। केंद्र ने वस्त्र के क्षेत्र में कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ाई। सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका की जनता की समृद्धि और प्रगति के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में काम करेगा। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की खराब शुरुआत, आधी टीम पैविलियन लौटी। बिहार पुलिस ने उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से संपर्क रखने वाले आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इनकी पहचान झारखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में हुई है। जलालुद्दीन पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़ा हुआ था। ये स्थानीय लोगों को तलवार और चाकू चलाना सिखा रहे थे और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसा रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में आज राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित में जैव उर्वरकों, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार देश में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। राष्ट्रीय जलाशय सम्मेलन श्री सिंह ने कहा कि सरकार जलाशयों के पुनरुद्धार और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय 141 अरब हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है और 17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है और 3,50,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनाई गई है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कदम उठाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। इसे और अधिक सम्मान देने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। महोत्सव का आयोजन 16 जुलाई से 14 अगस्त तक किया जाएगा और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ ने बताया कि इस महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न शहरों में 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। आज हम शहीद गंगराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के सैनिकों ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बंबई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। शहीद गंगाराम को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।
You are listening to our program Northeast Diary, bringing you enchanting stories from the northeastern part of India. This program is broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. on FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us twice a week, every week. गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम मैगजीन में 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि 2001 के बाद मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विचारों ने गुजरात में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने हमेशा अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे बनाने और भारत को भविष्य के लिए तैयार करने पर बल दिया है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 98 अंक गिरकर 53,416 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक फिसलकर 15,939 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 88 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर की मजबूती के बीच रुपए में ये कमजोरी दर्ज हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $97.10 प्रति बैरल के आसपास आ गई। दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। आज 5वें दिन अर्जुन बबूता, शाहू तुषार माने और पार्थ मखीजा की तिकड़ी ने 10 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आज 3 रजत पदक भी अपने नाम किए। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत के साथ दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 38 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहला मैच भारत ने 10 विकेट से जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली थी। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 2020 श्रृंखला में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया है, जबकि केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है। भारतीय टीम 22 जुलाई से 7 अगस्त के बीच 5 2020 और 3 एकदिवसीय श्रृंखला खेलेगी। एक दिवसीय टीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। श्रावण का महीना शुरू होने पर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और उत्तरकाशी में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशा है। उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार और विशेषकर पुलिस विभाग ने कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समूह के पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। I2U2 ने अपनी पहली बैठक में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दीर्घावधि और विविध प्रकार के खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और प्रबंधन में नवाचार पर विचार विमर्श। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी 18 से 59 वर्ष के पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। केंद्र ने वस्त्र के क्षेत्र में कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा, भारत श्रीलंका की जनता की समृद्धि और प्रगति के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में काम करेगा। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।